हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो आगे देखते हैं कौन से पुरस्कार शेष बचे हैं। तो चित्रपति वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार तो महेश मांजरेकर को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। इसको याद रखना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौर तूर को प्रदत्त किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता राम सुतार को प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार आर के श्री कुमार को दिया गया है। 10वां महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण को दिया गया है। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 प्रतिभा सतपथी को प्रदत्त किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को दिया गया है। तो याद रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अपर्णा सेन को दिया गया है। जो 2-4 इंपॉर्टेंट है मैं उसको रिपीट कर दूंगी, सारा याद न रखना पॉसिबल नहीं है, तो 1-2 बार सुन लेना तो कुछ याद ही रहेगा। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उस पर फोकस करते हुए चलेंगे। तो सत्यजीत रे याद रखना अपर्णा सेन को, और लता दीनानाथ मंगेशकर वाला याद रखना कुमार मंगलम को दिया गया है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को दिया गया है, इसको भी याद रखना है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा नीरजा माधव को प्रदत्त किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को मरणोपरांत प्रदान किया गया है, तो इसको भी याद रखना है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रत्न टाटा को दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024 मध्य प्रदेश में आयोजित सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने जीता है। थोड़ा पुराना है, नहीं भी पूछेगा ये। सरला पुरस्कार याद रखना अस्तिस पद के लिए उड़िया लेखिका सरोजनी साहू को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं तो 72वां मिस वर्ल्ड किसने जीता है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया था, और थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता है। तो इसको याद रखना कि हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था, और थाईलैंड की ओपल सुजाता ने जीता है इसको, और यह खिताब पाने वाली पहली थाई महिला हैं। इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना। लंदन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा बास्ती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैम्प को प्रदान किया गया है। तो ये सारा याद रखना। लेखिका कौन है? बानू मुश्ताक, और दीपा बास्ती ने अनुदित किया है उपन्यास को, तो हार्ट लैम्प को दिया गया है, इसको याद रखना है। पुलित्जर भी याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। तो लोक सेवा में प्रो पब्लिका को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट में स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। खोजी पत्रकारिता में स्टाफ ऑफ राइटर्स को दिया गया है। तो इन सबको याद रखना है। लोक सेवा का याद रखना है, प्रो पब्लिका को दिया गया है। लेटेस्ट ही है, मई 2025 की न्यूज़ है ये 3-4, तो इनको तो याद रखना ही रखना है। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार तो इस बार किसको दिया गया है? तो 7 लोगों को प्रदान किया जाएगा। सेमिया धारवी ट्यूनेशिया की हैं, बट मुंक मंगोलिया के हैं, बेस जाना अल्बानिया के हैं। तो इन सबको याद रखना है, इंडिया का कोई भी नहीं है इस बार। तो 7 के नाम याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन देख लेना तो शायद क्लिक कर जाए। तो सेमिया, बटमुंक, बेसजाना ओल्सी, कार्लोस मेला, लॉरेन एलिक, मैरी लूज आदि को दिया गया है।
फूड प्लैनेट पुरस्कार ग्रीन फर्टिलाइजेशन नाइट्रोकैप्ट को प्रदान किया गया है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु तथा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखना, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जी को दिया गया है। 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो फुनसो कर्मा, ग्योन थी, नियोग फुआंग, फर्नान, इनको आप देख लेना, ऐसे नाम याद नहीं रहेंगे ये। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट पुरस्कार, तो ग्रीन यह पुरस्कार भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो पूछ सकता है इंडिया के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को दिया गया है इसलिए। तो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी याद रखना, गोल्डन पर्यावरण भी याद रखना है, पुलित्जर याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो इनको याद रखना ही है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, तो यूनेप द्वारा घोषित किए गए हैं एमी बॉबर्स, ग्रेवियल लूकी, माधव गाडगिल, सेकेम, सोनिया गुआजा जारा को दिया जाएगा ये। तो कोई भी भारतीय नहीं है तो नहीं भी पूछेगा। एक मिनट, ये भारतीय माधव गाडगिल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो माधव गाडगिल को याद रखना, भारत से हैं। तो ये पूछ सकता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनेप द्वारा दिया जाता है। माधव गाडगिल को दिया गया है, भारत, जो कि भारत से हैं। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स मैक्सिको में आयोजित की गई थी और यह पुरस्कार डेनमार्क की विक्टोरिया कैजर थीलविग ने जीता है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स तथा कैनेडी ओडेडे को मिला है। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज मई 2025 में हैदराबाद में आयोजित किया गया और यह खिताब मिस एस्टोनिया एलिज रैंडमा ने जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार, तो ब्राज़ील के वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने जीता है। तो इसको याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार पूछा गया है पहले। तो ब्राज़ील के वैज्ञानिक है मारियांगेला, तो इसको याद रखना, बहुत अजीब नाम है बोलने में। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार चीन के आर्किटेक्ट लिu जियाकुन को दिया गया है। फुकुओका पुरस्कार ग्रैंड पुरस्कार, ये सारा इतना नहीं याद रखना है, हमें इतना याद नहीं रख सकते और एक ही क्वेश्चन आता है तो आप किसी और पे फोकस कर सकते हैं। एक दो बार सुन लीजिए, शायद याद रहे। 78 कांस फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मिलिट है। इन दोनों को याद रखना और इतना नहीं पूछता है। 97वां ऑस्कर पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन वेकर है, अभिनेता एड्रियन वॉड्री है और अभिनेत्री मिकी मैडिसन है। और सारा इतना याद नहीं रखना है। ग्रैमी अवार्ड देखते हैं तो अमेरिका में आयोजित किया गया था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस को दिया गया है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी देखते हैं तो ये बहुत पुराना है लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ऑटम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज ऊंचाई के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन तिरुचित्रम्बलम को दिया गया है। तो एक दो बार देख लेना, याद रहेगा। पुरस्कार देख लिए जो इम्पोर्टेंट है, सारा याद नहीं कर सकते हो और पुरस्कार से एक ही क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट ही करना है। चलिए योजनाओं को देखते हैं कौन सी स्कीम्स हैं। तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना 25 जून 2025 को इस परियोजना के दूसरे चरण बनास से चांदनी चौक और रामबाड़ी से बागोली को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये परियोजना, इसका करोड़ रुपए तो याद नहीं रखने हैं, पुणे बस याद रखना, पुणे मेट्रो रेल परियोजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 जून 2025 को इस अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। जून 2016 में शुरू किया गया था। लक्ष्य क्या था?
तो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के माध्यम से मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। शीर्ष 3 राज्य कौन से रहे इस अभियान को लेकर? तो महाराष्ट्र पहले पर रहा, उत्तर प्रदेश दूसरे पर रहा और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। तो 2016 की योजना है, इसको याद रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के क्रम में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो 40,000 करोड़ की से अधिक लागत की ये विकास परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दी है। प्रधानमंत्री द्वारा काराकट में कई विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया है। तो बिहार के काराकट में से किया गया है। तो बिहार के औरंगाबाद जिले में नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड की आधारशिला रखी गई। सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेलवे लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज है। तो प्रधानमंत्री ने कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नीगंज से कानपुर में सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक के मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। तो चुन्नीगंज से सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया गया है। तो इन दोनों को याद रखना है। हरियाणा एआई विकास परियोजना, हरियाणा मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। तो 3 वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ क्रियान्वित की गई है। तो विश्व बैंक ने सहायता करी है, तो याद रखना 2025 से 28 तक के लिए है। एआई से संबंधित है, तो इसका लक्ष्य याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा अमरावती में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो इसको इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर, बस इतना याद रखना और तो नहीं पूछेगा। तो शिलोंग पता है मेघालय की कैपिटल है, तो याद रखना। भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो भारत में 2025 की योजना है, तो ये याद रखना है। प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी में कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। भारत प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो टियर 2 और टियर 3 तथा ग्रामीण भारत के 10 लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना है। आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा। तो याद रखना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है ये। यमुनानगर में विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के इस शहर में मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, बस याद रखना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, तो 2024 से 25 से 2028 से 29 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। इसको 100% केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांव को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाना है। तो याद रखना 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है ये योजना और गांव से संबंधित है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना की आधारशिला रखी गई है मोदी जी द्वारा। कोसी मेची अंतर राज्यीय रिंग परियोजना बिहार की परियोजना है। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, पटना में पटना से सासाराम तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड इस कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी मिली है। पीएम युवा 3.0, शिक्षा मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार की एक योजना है, तो याद रखना भारत सरकार की नहीं है, दिल्ली सरकार की है। इसके माध्यम से हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, तो त्रिपुरा राज्य की योजना है, लड़कियों से संबंधित है। तो इतना ही याद रखना, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना
त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जी का रोपवे परियोजना तो उत्तराखंड से संबंधित है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना तो जयपुर में इस परियोजना पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के मध्य सहमति हुई है। बीमा सखी परियोजना तो कहाँ से संबंधित है? पानीपत, हरियाणा से शुभारंभ किया गया है मोदी जी द्वारा। इसमें जो सम्मिलित महिलाएं हैं 18 से 70 वर्ष की सम्मिलित होंगी और उनको LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, जिससे वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। तो इसको याद रखना है। बीमा सखी परियोजना 9 दिसंबर 2024 से शुभारंभ किया गया है इसका। हियो जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में इस परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। तातु वन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश से शुरू की गई है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज पहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हजारीबाग झारखंड से इस अभियान का शुभारंभ किया गया है मोदी जी द्वारा। आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास के लिए, वो इसके नाम से समझ आ रहा है, जनजाति से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की योजना है तो इसको याद रखना है, पर पुराना है तो उतना भी डीप नहीं जाएगा, बस नाम याद रखना। ऑपरेशंस देखते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत में आयोजित किया गया था 16 से 27 जून 2025 को। अभ्यास टाइगर क्लॉ भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच पहला संस्करण था, भारत में आयोजित हुआ, तो इन दोनों को याद रखना है। साइबर सुरक्षा अभ्यास टाइगर। विकसित कृषि संकल्प, इसको भी याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना और सीधे संवाद करना है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया, भारतीय नौसेना ने भाग लिया। मेघयान 25 भारतीय नौसेना द्वारा मौसम विज्ञान एवं समुद्री विज्ञान पर संगोष्ठी का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इनियोकॉस ग्रीस में आयोजित किया गया था। अभ्यास प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के इकाई ऊंचाई वाले इलाके में आयोजित किया गया था, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच। अभ्यास सी ड्रैगन US नेवी द्वारा आयोजित किया गया, USA में ही आयोजित हुआ है। इसमें क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA के अतिरिक्त दक्षिण कोरिया की नौसेना ने भी भाग लिया है। तो याद रखना, क्वाड के 4 सदस्य थे और दक्षिण कोरिया भी सम्मिलित था इस अभ्यास में। अभ्यास डेजर्ट हंट जोधपुर में आयोजित किया गया था। सागर कवच पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ट्रोपेक्स हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ऑपरेशन चिवाल रस नाइट 3 संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इस राहत अभियान के सबसे बड़े चरण की शुरुआत की गई है। SAREX 2024 केरल में आयोजित किया गया है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश भर में बाल विवाह से कुप्रथा को समाप्त करना है, उसके नाम से ही समझ आ रहा है, तो नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया था। ये सारा इतना नहीं पूछेगा क्योंकि ऐसा कुछ फैक्ट है नहीं, अगर आएगा भी तो बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे। विनबैक्स हमने पहले भी पढ़ा था, भारत और वियतनाम के बीच हुआ है, हरियाणा में आयोजित हुआ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। तो समुद्री साझेदारी में भारतीय और जर्मन नौसेना सम्मिलित थी। समिति देखते हैं तो कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता की जांच हेतु समिति का गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? विनीत जोशी थे। राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों में संशोधन करने हेतु सहमति दी गई है। तो अध्यक्षता किसने की? सचिव कुणाल की अध्यक्षता में हुआ था। एम्स के आधुनिकीकरण हेतु समिति नीति आयोग द्वारा गठित की गई है। इस नीति आयोग के सदस्य BK पॉल की अध्यक्षता में गठित हुई।
नए आयकर विधेयक 2025 की जांच हेतु प्रवर समिति का गठन किया गया। जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट। अध्यक्ष कौन थे? तो राजा रमन थे। दिसंबर 2023 में ध्रुव विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 30 जून से 3 जुलाई के मध्य सम्मेलन स्पेन में आयोजित किया गया था। मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की रणनीति पर राष्ट्रीय कार्यशाला जोधपुर में आयोजित की गई। विषय क्या था? मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम की रणनीतियाँ। साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा भारत में आयोजित किया गया था 16 से 27 जून को। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IIT हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो इन सबकी जगह याद रखना, जो भारत में हुए हैं उनको तो याद रखना ही है। पोसोन पोया पर्व श्रीलंका में मनाया गया 10 जून 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन फ्रांस में आयोजित किया गया 6 से 7 जून 2025 को। भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, तो इसको याद रखना है। भारत ब्रिटेन वाणिज्यिक विवादों में मध्यस्थता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा भी नहीं आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच का 8वां सत्र स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। 11वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक ब्राजीलिया में आयोजित की गई। भारत जैन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 2 से 3 जून के बीच। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ग्लेशियरों को बचाने के लिए उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तजाकिस्तान में आयोजित किया गया 292 में। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया 1 से 3 जून के बीच। 11वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम ब्राजील में आयोजित की गई। पर AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य सभा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन एवं प्रदर्शनी नीदरलैंड्स में आयोजित की गई थी। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी सिंगापुर में आयोजित की गई थी। 14वां GI सेक्स ग्लोबल 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में किया गया है। AI संचालित भविष्य को सुरक्षित करना इसका मुख्य विषय था। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इन सब का जगह ही याद रखनी है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में या स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो याद रखना मई 2025 की सारी न्यूज़ है, तो एक बार डेट भी देखते हुए चलना। एग्जैक्ट डेट नहीं देगा पर मंथ जरूर देता है, मई जून जुलाई जब भी हुआ हो, तो याद कर लेना सारा। 22वां भारत टेलीकॉम 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया 6 से 7 मई के बीच। 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना 25 अप्रैल को आयोजित किया गया देहरादून उत्तराखंड में। इंडिया स्टील मुंबई में आयोजित की गई अप्रैल 2025 में। मेघयान नई दिल्ली में मनाया गया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक काठमांडू में हुई। अंतर संसदीय संघ ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर शिलोंग मेघालय में मनाया गया। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया। दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में आयोजित किया गया। टेक कृति IIT कानपुर में आयोजित की गई है, तो इसको याद रखना है 30 मार्च 2025 को। टेक कृति IIT कानपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया। गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित की गई। 10वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आहार 2025 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला बेंगलुरु में आयोजित किया गया मार्च 2025 में। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेन में आयोजित की गई है। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित किया गया
G20 विदेशी मंत्रियों की बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में आयोजित किया गया। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान में आयोजित किया गया। पुस्तक मेला तो नई दिल्ली में ही होता है, याद रखना इसको। विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई है अभी लेटेस्ट? तो स्विट्जरलैंड, याद रखना, जनवरी 2025 में। पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से अबू धाबी में आयोजित किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना, वो उड़ीसा में मनाया गया है इस बार का। भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन 2025 पहला था तो श्रीलंका में आयोजित किया गया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो उत्तराखंड में आयोजित की गई है। इकतीसवीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में आयोजित की गई जनवरी 2025 में। ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय इतने सारे याद ही नहीं रख पाएंगे तो इसको नहीं इतना पढ़ेंगे। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आतंकवाद निरोधक सहयोग पर भारत रूस संयुक्त कार्य समूह की 13वीं बैठक रूस में आयोजित की गई। 100वां तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23वीं बैठक हुई है शंघाई सहयोग संगठन की, तो अक्टूबर 2024 में हुई थी। पाकिस्तान में आयोजित की गई है। पूछेगा नहीं, याद रख सकते हैं, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। और थीम्स भी एक बार अपने से देख लेना आप लोग। वैसे मैं वहाँ पे हो जाता है, स्टेटमेंट में पूछेगा तो बहुत ईजिली हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। जगह याद रखनी है, एकदम रट लेनी है। भाषी समझौता 18 जून 2025 को बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने और मिजोरम समुदाय को भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु मिजोरम सरकार और डिजिटल इंडिया भाषी डिवीजन के मध्य समझौता हुआ है। सड़क धूल प्रदूषण को कम करने हेतु समझौता तो किनके बीच हुआ है? दिल्ली एनसीआर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर और सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के बीच और स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के मध्य समझौता हुआ है। पूछेगा नहीं, सड़क धूल प्रदूषण को कम करने तो समझौता तो दिल्ली से संबंधित है, इतना याद रखना। भारत किर्गिज द्विपक्षीय निवेश संधि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री के बीच नई दिल्ली में हुआ है, तो निवेश से संबंधित है, तो इतना याद रखना है। अमूल COBAP के मध्य समझौता हुआ है। स्पेन और यूरोपीय संघ में अपने प्रमुख दूध उत्पादों को पेश करने हेतु स्पेन में कोपेरेटिवा गनेडेरा डेल वेल और डेल लॉस के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह पहली बार है कि अमूल यूरोपीय बाजारों में भी लॉन्च हो रहा है, तो इसको याद रखना है। अमूल लॉन्च हो रहा है, कोई और दे सकते हैं ब्रांड का, तो यूरोपीय बाजारों में अमूल लॉन्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मोनाश यूनिवर्सिटी के मध्य समझौता हुआ है, तो पूछ सकता है उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता, तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है मुक्त व्यापार समझौता। अब 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क में कटौती की जाएगी। भारत और डेनमार्क के मध्य समझौता ऊर्जा क्षेत्र को लेकर हुआ है, तो याद रखना। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल विमानों की खरीद हेतु समझौता हुआ है, तो इन चारों पांचों को याद रखना है अच्छे से। पावर ग्रिड NEA के मध्य समझौता हुआ है काठमांडू में, तो इसको याद रखना है। हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है। जापान और तेलंगाना सरकार के बीच हुआ है, तो जापान की साझेदारी में किया है, इसको याद रखना है। अगर किसी अन्य देश के साथ ही समझौते होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहता है, जो भारत की कंपनियों के बीच होते हैं वो नहीं पूछता है जल्दी।
तो जो भी भारत से दूर हुए हैं उनको याद रखना है। इसरो ASA के मध्य समझौता हुआ है, तो इसको याद रखना है। भारत के पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता हुआ है, तो इसको याद रखना है। कहाँ पर खोला जाएगा, तो पहला ढोलेरा गुजरात में पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार यामा नासी प्रांत के मध्य समझौता हुआ है, तो किस क्षेत्र में हुआ है? औद्योगिक सहयोग, पर्यटन, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में समझौता हुआ है। यामानासी प्रांत कहाँ का है? तो जापान का है। तो जापान पूछेगा, उत्तर प्रदेश और जापान ने समझौता किया है। कोलंबिया और भारत के बीच में समझौता हुआ है, दोनों देशों में फिल्म सह निर्माण के लिए समझौता हुआ है, तो इसको याद रखना है। समय कम है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उतना ही पढ़ेंगे और मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों को उतना ही बता रही हूँ, और जब एग्ज़ाम होगा हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे, तब आपको बताऊँगी मैं कहाँ कहाँ से आया है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीपली नहीं जाता है इन सब चीज़ों में। संघ और संगठन झरिया कोयला क्षेत्र 25 जून 2025 को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने झरिया कोयला क्षेत्र, तो इसको याद रखना है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है, पूछेगा नहीं। बार्मा इन्वर्स LLP और गोल्ड एनर्जी LLP का अधिग्रहण किया गया है। समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया है, तो भारत उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुआ है IALA में। श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड अहमदाबाद और आदिनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड सूरत का विलय किया गया है, तो इसको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इसको किया है। फ्लिपकार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है, तो इसको याद रखना है अच्छे से। 3 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, तो कौन से 3 है? म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड, आर्म व्हीकल्स लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, तो इन 3 को सार्वजनिक उपक्रम का मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। डॉपलेस ग्रुप PLC का अधिग्रहण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का वर्ष 2025 से 28 तक की अवधि के लिए अध्यक्ष रहेगा भारत, तो भारत रहेगा अध्यक्ष, तो याद रखना है इसको, बहुत लेटेस्ट न्यूज है। RBI का नया भुगतान नियामक बोर्ड 21 मई 2025 को RBI के 6 सदस्यीय एक नए भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना एशियाई उत्पादक संगठन इंडोनेशिया में आयोजित गवर्निंग बॉडी मीटिंग के दौरान भारत के एशियाई उत्पादक संगठन की औपचारिक अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत का कार्यकाल 2025-26 तक होगा। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 15 मई 2025 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सुरक्षा की मंजूरी दी गई है। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय बन गया है, जिसने भारत में स्वतंत्र डिग्री प्रदान करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय UGC, याद रखना UGC से मंजूरी प्राप्त की है, तो इस यूनिवर्सिटी को याद रखना है हमें। भारतीय स्टेट बैंक मई 2025 में जारी ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार 2025 तक 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध लाभ के साथ भारतीय स्टेट बैंक वार्षिक आय के मामले में वैश्विक स्तर पर 98वें स्थान पर है। यस बैंक का अधिग्रहण जापान की सुमितोमो कॉर्पोरेशन की योजना यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने की है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं याद रखना है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व का पहला नवीकरणीय ऊर्जा स्वतंत्र विद्युत उत्पादक बनाएगा, तो याद रखना। एडलवाइस म्यूचुअल फंड अप्रैल 2025 को एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एडलवाइस BSC इंटरनेट इकोनॉमी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, तो इसके नाम से याद रहेगा किसने लॉन्च किया है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। FTII और FSR FTI
भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे और सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान कोलकाता को डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचित किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। तो इसको याद रखना, ट्रेन में पहली बार एटीएम किसने लगाया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है जिसने कोयला खनन के लिए पेस्ट वर्म प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड है कंपनी एनबीएफसी और बैंकिंग क्षेत्र में ऑडिटेड परिणाम मात्र 15 दिनों में घोषित करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम कंपनी बन गई है, जिसपे बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है भुगतान अवसंरचना कंपनी 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्लोबल फाइनेंस 2025 में इनोवेटर सूची में वैश्विक स्तर पर सबसे नवोन्मेषी बैंक नामित किया गया है। टाटा स्टील लिमिटेड मुंबई स्थित इस कंपनी को लगातार 8वें वर्ष वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमने पहले पढ़े थे, इनको 2-3 को याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से अलग होने से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना कौन अलग हो रहा है? तो अमेरिका अलग हो रहा है। विधि एवं न्याय में देखते हैं दिल्ली स्कूल शिक्षा, दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा इसको अध्यादेश के रूप में जारी करने का प्रस्ताव दिया है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लद्दाख कार्यकारी आधिकारिक वास्तव विनियम 2025, तो इसको मंजूरी दी है द्रौपदी मुर्मू ने। इस विनियम द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये 4 या 5 है, इन चारों को याद रखना है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है लद्दाख में। उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन दी जाएगी। बैंक विधियां अधिनियम, ये इतना मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पहुंचता है और टाइम भी कम है, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे। तेल क्षेत्र संशोधन अधिनियम देखते हैं। तो इसमें 1948 का एक्ट था, इसमें संशोधन किया गया है जिसमें प्राकृतिक रूप से हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शैल गैस को तेल के रूप में शामिल किया गया है, खनिज तेल की परिभाषा का विस्तार करते हुए। कोयला, लिग्नाइट और हीलियम खनिज तेल के में शामिल नहीं किए गए हैं। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो डायरेक्टली पूछ सकता है कहाँ लागू किया गया है, तो मणिपुर में लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो याद रखना। और हम आगे का हम कल देखेंगे, हम एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।